गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के चैप्टर राजा व पार्लियामेंट के बीच संघर्ष 1603 से 1648 का अध्ययन करेंगे, या स्ट्रगल बिटवीन द किंग एंड पार्लियामेंट फ्रॉम 1603 टू 1648। एक राजा व उसके देश की लोकसभा के बीच अधिकारों के लिए हुए संघर्ष के इतिहास का अनुपम उदाहरण हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सबसे पहले प्रजातंत्र का विकास हुआ। इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था ने विश्व के सभी प्रजातंत्रात्मक देशों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित किया है। अतः इन दो संस्थाओं, राजतंत्र व लोकसभा के बीच इंग्लैंड में लंबे समय तक हुए संघर्ष के इतिहास का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले जब हम राजा और पार्लियामेंट के मध्य संघर्ष का वर्णन करते हैं तो जब संघर्ष प्रारंभ हुआ राजा और पार्लियामेंट के बीच में, उसके पहले इंग्लैंड के राजतंत्र की क्या स्थिति थी, इस बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसके पहले इंग्लैंड में ट्यूडर वंश का शासन था। ट्यूडर वंश के शासन के काल में इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजतंत्र की स्थिति कैसी थी, इस बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। 10वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में अनेक राज्य थे, किंतु इस शती के अंत में वह एक शासन के अधीन संगठित हो गया। एक शासन के अधीन होने पर भी विभिन्न प्रदेशों के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता का परित्याग उस समय नहीं किया था। एक राजा को इन राज्यों के नेताओं और धार्मिक अधिकारियों की सलाह से कानून बनाना पड़ता था। विद्वान सलाहकारों की इस सभा को उस काल में विटान कहते थे। विटान को हम आधुनिक संसद या मंत्रिमंडल का बीज भी कह सकते हैं। अर्थात विटान के साथ साथ पार्लियामेंट के डेवलपमेंट का प्रारंभ हम इंग्लैंड में देखते हैं। वृहद सभा और शाही परिषद की स्थापना इसी काल में होती है। 1066 में फ्रांस के नॉर्मेडी के ड्यूक विलियम प्रथम ने इंग्लैंड पर आक्रमण करके वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने निम्नलिखित दो संस्थाओं की स्थापना की थी। पहली मैग्नम कंसिलियम अर्थात वृहद सभा, दूसरी क्यूरिया रेजिस अर्थात शाही परिषद। वृहद सभा या मैग्नम कंसिलियम में नीति निर्धारण और आर्थिक विषयों पर चर्चा होती थी। क्यूरिया रेजिस या शाही परिषद का दायित्व उच्च न्यायालय के रूप में काम करना तथा प्रशासन में सहायता देना था। जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों सभाओं अर्थात मैग्नम कंसिलियम या वृहद सभा और क्यूरिया रेजिस या शाही परिषद से ही क्रमशः संसद और प्रिवी काउंसिल का विकास इंग्लैंड में हुआ। मैग्ना कार्टा भी इस काल में पारित हुआ। हेनरी द्वितीय, जिसका काल 1154 से 1189 का था, हेनरी के काल में वृहद सभा के अधिवेशन नियमित रूप से होने लगे थे। इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजा जॉन, जिसका काल 1199 से 1266 के बीच था, के शासनकाल में जनता ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक मैग्ना कार्टा अर्थात मताधिकार पत्र को तैयार किया था। इस पर जॉन ने 15 जून 1215 में हस्ताक्षर करे। इसके द्वारा राजा पर कुछ अंकुश लगाए गए थे। इसमें लगाए गए प्रतिबंधों ने इंग्लैंड में निरंकुशवाद की ओर प्रवाहित होती धारा को जनतंत्र की दिशा में मोड़ दिया था। अतः इंग्लैंड के संसदीय डेवलपमेंट में
इस मैग्ना कार्टा का बहुत ज़्यादा महत्व है। 1265 में इंग्लैंड के शासक साइमन ने जनता के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। एडवर्ड प्रथम, जिसका काल 1272 से 1307 था, उसने 1295 में जिलों तथा नगरों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक को आदर्श पार्लियामेंट या मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। गुलाबों के युद्ध या वार ऑफ रोजेस का भी प्रभाव हम इस काल में देखते हैं। लंकास्टर और यॉर्क के सामंती परिवारों के बीच इंग्लैंड के राजा पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए 1455 से 1485 तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सामंतवाद को बहुत गहरा धक्का लगा था, किंतु इस समय के 3 राजाओं चौथे, पांचवें और छठे हेनरी ने पार्लियामेंट को अधिक अधिकार प्रदान किए। इसके फलस्वरूप पार्लियामेंट काफ़ी शक्तिशाली हो गई। 1461 से 1485 के मध्य शासकों ने पार्लियामेंट की उपेक्षा प्रारंभ कर दी थी। 1485 में ट्यूडर वंश का हेनरी सप्तम इंग्लैंड का शासक बना। इस तरीके से हेनरी सप्तम के काल में राजा और पार्लियामेंट के मध्य संबंधों में विकास होने लगा। ट्यूडर काल 1435 से 1603 तक का इंग्लैंड का इतिहास है। ट्यूडर वंश में कुल 5 शासकों ने शासन किया था। इनके नाम थे हेनरी सातवां 1485 से 1509 तक, हेनरी अष्टम 1509 से 1547 तक, एडवर्ड छठा 1547 से 1553 तक, मैरी 1553 से 1558 तक तथा एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक। इन 5 शासकों ने इंग्लैंड में इस काल में शासन किया। ये सभी शासक निरंकुश थे। जिस समय हेनरी सप्तम गद्दी पर बैठा, देश गुलाबों के युद्ध के कारण दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। जनता युद्धों से तंग आ गई थी। सभी लोग शांति चाहते थे। हेनरी सप्तम ने उन्हें शांति प्रदान करने का वचन दिया, अतः जनता ने राजा का समर्थन किया। संसद ने भी उसके कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। यहाँ तक कि हेनरी ने एक विशेष न्यायालय, कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर, जिसका कार्य राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले सामंतों को दंड देना था, स्थापित की। उसने प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसी नीतियां अपनाई जिससे जन समर्थन मिलता रहे। हेनरी अष्टम ने पोप के साथ संबंध विच्छेद कर लिया। इसके लिए संसद का सहयोग पाना अनिवार्य था, अतः उसने इंग्लैंड की संसद में अपने पक्ष के सदस्यों को नियुक्त करके उसे अपने वश में कर लिया। 1520 से 1536 तक संसद का अधिवेशन समय समय पर होता रहा। उसने संसद से पोप के बाहरी हस्तक्षेप को कम करने के लिए कई अधिनियम उससे पारित कराए। चर्च की संपत्ति जब्त करने में संसद ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया। हेनरी अष्टम के बाद में एलिजाबेथ ने भी संसद में ऐसे कार्य कराए जो संसद के क्षेत्र में नहीं थे। उदाहरण के लिए उस समय सामंत अपनी भूमि से कृषकों को हटाकर भेड़ें पालना चाहते थे, क्योंकि इस धंधे में लाभ अधिक था। इस अधिकार को देने के लिए एलिजाबेथ ने संसद से एनक्लोजर एक्ट पारित कराया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ट्यूडर वंश के शासकों ने नए क्षेत्रों में संसद का प्रयोग अपनी नीति के समर्थन में किया। उनके शासनकाल में संसद एक आज्ञाकारी संस्था बनी रही जिसने शासकों का समर्थन किया। इसका कारण यह था कि अधिकांश ट्यूडर शासक निरंकुश होते हुए भी जनता की इच्छाओं का ध्यान रखते थे। उन्होंने अपने विवेक और सफल शासन से इंग्लैंड में शांति स्थापित की और जनहित की विविध योजनाओं की नींव डाली
और उसे विकसित किया। उन्होंने इसके लिए संसद का प्रयोग किया। इस प्रकार उनके काल में अनजाने ही संसद की शक्ति में वृद्धि हुई। इस मत का समर्थन इंग्लैंड के कुछ इतिहासकारों ने भी किया है। मैरियट के अनुसार ट्यूडर सम्राटों के कठोर शासन में संसद को आराम मिला। उसने अपनी शक्ति को संगठित किया और 17वीं शताब्दी के संघर्ष के लिए जो उनके समक्ष आने वाला था, जनता को तैयार किया। पोलार्ड के अनुसार ट्यूडर काल में संसद को भी महत्ता मिली। संसद में मध्यम वर्ग की आवाज़ को ऊंचा रखा गया तथा उनकी सहायता से सामंती विशेषाधिकार समाप्ति के अध्यादेश संसद में पारित कराए गए। इतिहासकार मैटलैंग ने लिखा है कि ट्यूडर राजा सदा संसद के साथ रहे, उसके ऊपर या उनके बिना ये कभी नहीं रहे। इसके विपरीत टासवेल ने लिखा है कि इस समय कोई संसदीय विकास नहीं हुआ था। ट्यूडर शासकों ने संसद को ऐसी संस्था बना दिया कि वह मात्र संस्था के रूप में बनी रही तथा शासक के कार्यों में बाधा उपस्थित नहीं की, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने संसद की उपेक्षा भी नहीं की। यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया तो उस पर विचार करने के लिए संसद की बैठक इन राजाओं के द्वारा अवश्य बुलाई गई। दूसरी ओर संसद ने जहाँ तक संभव हो सकता था राजा के विचारों का आदर करके उसके कार्यों को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार ट्यूडर काल में अपने 118 वर्ष के शासन काल में राजाओं ने निरंकुश शासन करते हुए भी पार्लियामेंट का समर्थन प्राप्त किया था।